तो इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, इन्होंने ना जो एचआर मैनेजमेंट होती है, यानी कि लोगों को हायर करना। अच्छा, ये हायर किस बेस पे करती हैं? उनको उनकी स्किल्स की बेस पे, ठीक है ना, उनके माइंडसेट की बेस पे, ठीक है, उनकी एक्सपीरियंस की बेस पे। जिस तरह कल मैंने आपसे इंटरव्यू लिया तो मैंने आपकी स्किल्स मेजर किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेजर किया, फिर मैं आया देखूंगा कि जो मुझे स्किल सेट चाहिए, जो मेरी रिक्वायर्ड है, वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर मैं आपको हायर करूंगा, ठीक है ना। समझ लगी? किसी को एचआर मैनेजमेंट की समझ ना लगी हो कि एचआर मैनेजमेंट का क्या काम होता है और क्या नहीं, जिन जिनको समझ लग गया वो थंब कर दें। और मरियम और सवेरा को समझ नहीं आई? अच्छा, मैं कर देता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से क्या वाजे हो रहा है? हायरिंग। इससे ना आपने एक चीज याद रखनी है, हायरिंग। ह्यूमन मीन्स हायरिंग, कि जो लोग आपको नौकरी पे रखते हैं ना, वो क्या होती है? आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट को कहते हैं कि जो ना देखती है कि कंपनी में कहाँ कहाँ जॉब की जरूरत है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ कौन सा बंदे की जरूरत है, ठीक है ना, वो क्या करती है, फिर बाहर से बंदे को लाती है, ठीक है, फिर बंदे से उसका इंटरव्यू लेती है या उससे कोई टेस्ट वगैरह लेती है, उसकी स्किल सेट को चेक करती है, देखती है कि यार आया जो मुझे चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, जहाँ जॉब रिक्वायर्ड है हमारी कंपनी में, ये उसे पूरा भी करेगा कि नहीं। अगर तो वो बंदा उसे पूरा करता तो फर्दर उसे वो जॉब दे देती है। अगर वो बंदा उस जॉब पे पूरा स्किल, उनके स्किल सेट पे पूरा नहीं उतरता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो उसे वापस भेज देगी। समझ लग गई? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है? जो लोगों की हायरिंग करती है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जिसने आपको हायर करना है, जिसने आपको जॉब पे रखना है, जिसने आपके टेस्ट लेने हैं, इंटरव्यूज लेने हैं कि आप आया ये जॉब कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। आजकल ना बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये नॉलेज और लर्निंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये वही लिखा है कि फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है आजकल। उन सारों को जो हायर करती है वो कौन करती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है, ठीक है ना। उन सारों को हायर करने वाली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, ठीक है। इससे आगे फिर अब इसके ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव का, कोई मुझे ऑब्जेक्टिव के बारे में बता चुके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहले चैप्टर में पढ़े हैं, अक्सा बताएंगी, ये अक्सा निकाल पढ़े हैं। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी नवाजिश कर दें मुझ पे। ठीक है, ये जी बोलना ही पसंद नहीं करते आधे से ज्यादा लोग। अच्छा जी सवेरा, आप बता दें मुझे ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक टाइम अचीव, ठीक है। सवेरा आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्जेक्टिव के बारे में ठीक कह रही हैं आप भी, अक्सा। मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फैज भाई? सर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ओवरऑल एम्स होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो आपके सर गोल जो को हम बनाते हैं विजन करते हैं, हाँ, लॉन्ग टर्म विजन करते हैं, उसकी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए जो हम बनाते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक कहा आपने। अच्छा, चलें, ठीक है, बेहतर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ना इंडिविजुअल काम होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था गोल क्या होता है, ओवरऑल कंपनी का एम होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक इदारे का कंपल्सरी जो काम करना होता है ना, उस एम को पूरा करने के लिए वो क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने, अगर इसका एचआर का डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, अगर रेवेन्यू ज्यादा करना है कंपनी का, तो ये क्या कहेगा? सबसे कम सैलरीज पे ना
सैलरीज एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस को कम करेगा तो कहेगा सबसे कम सैलरीज पे ना मैं एम्प्लॉय को हायर करूंगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, मैं ना ओवरऑल कंपनी का ना एम होगा, कंपनी के एम पे काम करूंगा। अब कम सबसे कम सैलरीज पे एम्प्लॉयज को हायर करना, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ओवरऑल एम उससे क्या होगा, एम उसका क्या है कि कंपनी का के रेवेन्यू को ज्यादा करना, तो ये रेवेन्यू उसके एम को इफेक्ट करेगा ना, ठीक है ना। ये जो गोल होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ज्यादातर का होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है ये इंडिविजुअल का होता है, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब इसके ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करना होता है, लोगों को असेस क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को लेके चलना होता है, स्किल एंड स्ट्रेंथ, वही ना कि आप लोगों को जज करना है आपकी स्किल्स को, आपकी स्ट्रेंथ को, सारा हर चीज देख के इन्होंने आपको लेके आना है, ठीक है ना। उसके बाद है क्वालिटी एंड क्वांटिटी यूजर फ्यूचर इंक्लूडिंग नंबर ऑफ स्किल्स, वही बात आगे फिर से, क्वालिटी मतलब कि क्वांटिटी मतलब कितने लोग चाहिए, क्वालिटी मतलब कि आप इस काबिल भी हैं, आपकी यानी कि आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर भी वो यही कह रहा है कि आपने स्किल सेट के मुताबिक लोगों को लेके आना है, फिर उनकी स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट्स में वो यही कह रहा है, यानी कि सेम ही बात है एक बात। कंसीडर द वे ऑफ फिलिंग एंड गैप्स ह्यूमन रिसोर्स नीड, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि फिलिंग गैप्स, यानी कि कंपनी के अंदर अगर कोई झाड़ू मारने वाला जॉब छोड़ गया या कोई मैनेजर जॉब छोड़ गया, ठीक है ना, तो वो एक गैप आ गया कंपनी के अंदर उसके काम की जगह। अब उस गैप को फिल करने के लिए क्या करेंगे, वो नीड है ना, कंपनी की जरूरत बन गई, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या करेंगे, उसके ऊपर ना फिर ना हायरिंग करेंगे, हायरिंग का प्रोसेस चलाएंगे, और जो भी उनको बंदा चाहिए होगा वो हायर करेंगे, ठीक है। जो भी उनको बंदा चाहिए होगा वो उसे हायर कर लेंगे। ठीक है, समझ लगी यहाँ तक। यहाँ तक किसी को समझ ना लगी हो कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। हाँ भाई, सवेरा मैडम, फैज भाई तो फौरन दे देते हैं रिस्पॉन्स, आप लोग ही नहीं देते। चलो ठीक है, अक्सा आपको। सर वो मैं साथ साथ पढ़ती हूँ, फिर मुझे जो समझ नहीं आ रहा होता मैं वो देख रही होती हूँ। चलो ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है लोगों को हायर करना, ठीक है ना। अगर जिस तरह आज खोल ही लेते हैं, मैंने एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, ठीक है ना। अब मुझे, मैं जब वो छोटी सी दुकान चला रहा था तो मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने ग्रोसरी स्टोर खोला तो मैं क्या करूँगा, वहाँ एक एचआर डिपार्टमेंट बना दूंगा या एचआर मैनेजर खुद ही बन जाऊंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, अब मेरा ग्रोसरी स्टोर है बहुत बड़ा, मुझे क्या चाहिए होंगे, उसके लिए शॉपकीपर्स चाहिए होंगे, ठीक है ना, अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे जो कि बिलिंग करेंगे, ठीक है ना। फिर मुझे वॉचमैन्स चाहिए होंगे कि जो कि हर शेल के अंदर खड़े होंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। शॉपकीपर्स ये करेंगे, बाहर से सामान लाएंगे, अंदर रखेंगे। फिर मुझे स्वीपर्स चाहिए होंगे जो कि सफाई का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब मैंने ये सारे लोग हायर करने हैं। अब मैं बैठूंगा, ठीक है ना, मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, फ्लैक्सीज लगाऊंगा या कोई चीज करूंगा, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। फिर लोग देखेंगे कि यार यहाँ ना जॉब मिल रही है, वैकेंसी है, ठीक है ना। ये सारा काम कौन कर रहा होता है, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो काम कर रही होती है। लोग आएंगे मेरे पास, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि यार इनका स्किल सेट है ये काम करने वाला। फिर मैं उनका स्किल सेट मेजर करूंगा, अगर सफाई करने वाला स्वीपर मैं हायर कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा आया इसे सफाई करनी आती भी है कि नहीं करनी आती, एक कितनी देर मेरे पास काम कर सकता है। अगर तो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा, ठीक है ना, तो मैं उसे जॉब पे हायर कर लूंगा, ठीक है। समझ लगी। अकाउंटेंट है, उसे मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास अवेलेबल है, ये मेरा काम कर सकता है, तो मैं उसे फिर हायर कर लूंगा, ठीक है। तो हायरिंग के प्रोसेस को इसके अंदर क्या करूंगा, मैं उनकी स्किल्स चेक करूंगा, उनकी स्ट्रेंथ चेक करूंगा, उनकी क्वांटिटी, यानी कि मुझे तीन स्वीपर चाहिए तो मैं तीन हायर करूंगा, तीन से ज्यादा नहीं चलूंगा। क्वालिटी यानी कि वो इस काबिल है कि उन्हें रखा जाए, ठीक है। तो फिलिंग द गैप, ये फिलिंग गैप का क्या मतलब है, फिलिंग गैप का वही मतलब कि मुझे चाहिए थे, मेरे कंपनी में जगह थी तो मैंने उन्हें हायर किया ना। मुझे जरूरत थी उनकी, नीड्स का मतलब मुझे उनकी जरूरत थी तो मैंने हायर किया, ठीक है। ये क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये इनका काम होता है अल्टीमेट।
समझ लग गई? चलो ठीक है। फिर ना इनके कुछ की ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ठीक है ना। ये बस हमें लिखा है रिडंडेंसी और ये वो वगैरह, ये आपको नीचे जाकर भी समझ आएंगे, ये अभी आप लोग ना पढ़ना, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सारी नीचे नीचे मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ। ये अभी ना बहुत छोटी करके रिडंडेंसी, रिट्रेनिंग, रिलू रिलोकेशन, अच्छा ये पता नहीं क्या है, अभी आज आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। रिलोकेशन वैसे इसके अंदर नहीं है, ये इन्होंने हमें लिखा हुआ है, वो होगा अभी तो बहुत छोटी इसका स्कूल मतलब है। ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर, ट्रांसफर ये ट्रांसफर वगैरह रिलोकेशन में नहीं ना देते वो लोग, ये ट्रेनिंग में देंगे आप लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। या जॉब अचीवमेंट आएगी, जॉब इन लार्जमेंट आएगी, तो इस तरह की चीजें आएंगी अभी नीचे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी आप आगे आगे चले देखते हैं आपके साथ होता है क्या। अभी तो चैप्टर का आगाज है। अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि देखे ना, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो कुछ प्लानिंग के तहत करेगी ना काम। ऐसे तो नहीं है ना कि मुंह उठा कर लोगों को पकड़ पकड़ के हायर करी जाएगी, ठीक है ना। पीछे जरूरत ही ना हो, या ऐसा हो कि पीछे जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स वाले चुप करके सोए हुए हैं, ठीक है। या ऐसा हो कि उनको चाहिए जिस स्वीपर आप उनको उनको चाहिए स्वीपर, आप अकाउंटेंट को स्वीपर की जॉब पे लगा दें, ठीक है ना। अब स्वीपर को सफाई करनी आती है, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करनी आती है, लेकिन आपने अकाउंटिंग को अगर सफाई करने अकाउंटेंट को अगर सफाई करने पे लगाएंगे तो वो सफाई तो नहीं ना कर सकेगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि आपकी कंपनी के पास फंड ही टोटल 30,000 है, और आपने जो जॉब पे अकाउंटेंट को हायर कर लिया स्वीपिंग के लिए, उसे 2.5 लाख रुपए पे हायर कर लिया जी, चल तो चल के स्वीपिंग कर, ठीक है ना। अकाउंटेंट भी बड़ा खुश है कि चल अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ी, 2 मिनट झाड़ू ही मारना पड़ा ना, झाड़ू मार के 2.5 लाख रुपया तो आ रहा है ना। समझ लगी बात की, कि फिर कुछ प्लान्स बनाएगी ना, कुछ अपने एम सेट करेगी कि मैंने ये करना है, ये नहीं करना, और मैंने किस तरह करना है वो सारा काम। फिर ना वो एक अपना पूरा एक प्लान बनाएगी, जिस तरह आप चोरी करने जाते हैं तो आप एक पूरा प्लान ड्रॉ करते हैं ना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मनी हाइस्ट सीजन देखा हुआ है? ठीक है, आपने उसके 5 के 5 पार्ट्स देखे हुए हैं? पांचों पार्ट्स देखे हैं? आपने नहीं देखा, हाँ वो नेटफ्लिक्स का सीजन है, जिन जो नेटफ्लिक्स यूज करता है वो देखते रहते हैं। अच्छा, मरियम ने देखा हुआ है। मरियम, आपने सारे पार्ट्स देखे हैं उसके, या किसी ने इत्तेफाक से बर्लिन देखा हो? बर्लिन, बर्लिन भी नेटफ्लिक्स का सीजन है। पता नहीं, जब आप देखना ये नहीं, मैं खुद बड़े देखता हूँ, पहले मैं भी नहीं था देखता। जब एक बार आप शुरू करेंगे ना, फिर ऐसे है कि बस बंदा शुरू ही हो जाता है, फिर देखता ही जाता है, देखता ही। मनी इस्ट ऐसा है कि आप एक एपिसोड देखेंगे सिर्फ, जो आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा, उसके बाद आप शुरू होंगी और इतनी स्पीड से फिर आपको इतना वो इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर देगा। इसी तरह वेनसडे है, वेनसडे भी सेम सीजन ऐसे ही है कि आप देखना स्टार्ट करेंगे, फिर आप देखती ही जाएंगी, ठीक है ना। तो सारे सीजन, इंग्लिश सीजन जो है वो इसी तरह बंदे के ना, उन्होंने बनाए कुछ इस तरह से कि आप एक बार देखना स्टार्ट करते फिर आप छोड़ते नहीं। चलो ठीक है। मरियम, आपने पांचों पार्ट्स देखे हैं? सर हम ऐसा करते हैं, हम हाँ हाँ, बोल ले। सर हम ऐसा करते हैं कि आज पढ़ते नहीं है, हम सीजन देख लेते हैं। चले, बेहतर हो गया, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो देख लूंगा। मैं तो अभी भी थोड़ी सुबह भी देख रहा था। सर देखने को मैं देख लूंगी, बट फिर आप कल मेरे से ही सबसे पहले सवाल करते हैं। तो आपको ही नहीं आता होता हमेशा। चले ठीक है, चलो सीजन बाद में देखेंगे। अच्छा नहीं, मैं एग्जांपल से समझा रहा था कि वो अगर आप लोगों ने वो वाला सीजन देखा ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये देखे, ये एक है उनका, ये फुल प्लान है। उसके अंदर उन्होंने ना प्लान को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होता है,
और सच में उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि आपकी सोच भी नहीं होती, यानी कि वो उनको हर किस्म की सिचुएशन के लिए उन्होंने लड़ने के लिए ना, उनके पास एक प्लान तैयार होता है पहले से ही, ठीक है ना? इतने ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाते हैं वो 2000 200 मिलियन यानी कि हाँ, 200 400 मिलियन यूरो की चोरी करते हैं, ठीक है ना? स्पेन मिंट से, तो उसके लिए वो पूरा एक प्लान तैयार करते हैं, ठीक है ना? जिसको वो डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? फिर उसके अंदर बैड और हर अच्छी चीज़ को भी वो इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है ना? कि अगर ये ना हुआ तो हम ये करेंगे और अगर ये ना हुआ तो हम ये करेंगे, ठीक है ना? यानी कि पूरी हर चीज़ उनके पास पहले से तैयार होती है, ठीक है? तो मैं वहाँ से ये एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसी तरह करती है कि वो पूरा एक अपना प्लान ड्रॉ करती है, इतने एम्प्लॉइज़ चाहिए, इतने हायर करने हैं, इतने नहीं करने हैं और ये कब-कब करने हैं, ठीक है? समझ लग गई मेरी बात की? और कितनी-कितनी देर के लिए करने हैं। वो आ गई समझ? अच्छा, इसके बाद है जी जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ठीक है? वही कि सबसे पहले वो जॉब एनालाइज़ करेगी कि हमारे यहाँ कंपनी के अंदर इवन जॉब है कि नहीं? जॉब एनालिसिस कहते हैं कि जॉब को एनालाइज़ करना कि हाँ, कंपनी के अंदर कहाँ जगह खाली है, कहाँ बंदे की ज़रूरत है, ठीक है ना? फिर डिज़ाइन का मतलब किस टाइप के बंदे की ज़रूरत है, ठीक है? किस टाइप के बंदे की ज़रूरत है या कौन से बंदे की ज़रूरत है, स्वीपर की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ठीक है ना? फिर वो देखेगी कि किस किस्म का स्किल सेट चाहिए। अगर अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाला बंदा है तो उसे अकाउंटिंग का स्किल सेट चाहिए। फिर वो रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ, यानी कि वो क्या करेगी, नया स्टाफ हायर करने के लिए, रिक्रूटमेंट कहते हैं हायर करना, ठीक है ना? नए बंदे को ऐड करना, ठीक है? तो वो नए स्टाफ को फिर हायर करेगी, ठीक है ना? फिर क्या करेगी, उन्हें काम पे हायर तो कर लेगी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट करेगी, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, ठीक है? फिर उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट और डेवलपमेंट स्किल्स वगैरह का यानी कि थोड़े से टेस्ट लेगी, उनको चेक करेगी, ठीक है ना? कि हाँ, इनको मैंने ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेनिंग का इनको कोई फ़ायदा भी हुआ कि नहीं। फिर उन्हें प्रमोशंस वगैरह, रिवार्ड्स वगैरह जो देने होंगे, वो भी इन्हीं का काम होता है। फिर ये मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वही कि जो है वो प्रमोशन, देखिए आपको अगर प्रमोशन की लालच दी जाए, तो आप मोटिवेट रहते हैं ना, आप काम करते हैं। हाँ, विलिंगनेस टू डू द जॉब, हाँ, यही चीज़ें वो करेगी ना, वो विलिंगनेस मतलब कि वो आपको पहले चेक करेगी कि आप इस जॉब करने के लिए विलिंग है, और आपको वो फिर ना इस तरह की प्रमोशंस या इन चीज़ों के पीछे लगाएगी कि आप कभी जॉब करने से आवाज़ार ना हो, आप विलिंग ही रहें, ठीक है ना? वो आपको कंटिन्यूअसली लगाई रखेगी इन चीज़ों पे, ठीक है? फिर रिडंडेंसी कि अगर कोई एम्प्लॉयी जो है वो ज़्यादा हो गए हैं या एम्प्लॉयी अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो फिर वो उन्हें निकालेगी, ठीक है ना? निकल जाओ। ठीक है? फिर रीट्रेनिंग कि अगर कोई एम्प्लॉयी है, वो अब उसकी स्किल सेट बहुत पुराना हो गया, आपने 1960 में हायर किया था, लेकिन आप उसे निकालना नहीं चाह रहे, तो आप उसे रीट्रेनिंग देंगे। फिर आप उसको दोबारा से ट्रेन करेंगे, ठीक है ना? पॉपुलेशन ट्रेंड, फिर आप देखेंगे कि यार, अगर मुझे इतने बंदे चाहिए तो उसके लिए कितने बंदे मेरे पास अप्लाई कर रहे हैं और मैंने कितने हायर करने हैं, ठीक है ना? फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी यानी कि आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप जिस तरह 18 साल से नीचे कोई ऑर्गनाइज़ेशन किसी बच्चे को जॉब पे नहीं रख सकती, ठीक है ना? ये हुकूमत पाकिस्तान क्या, ये वर्ल्ड वर्ल्ड की अक्सर मुल्कों में ऐसे है कि 18 साल से नीचे आप किसी एम्प्लॉयी को हायर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो अब उसके अंदर क्या चीज़ है कि अब ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है, अब वो इसे भी फ़ॉलो करेगी, ठीक है ना? ठीक है ना? उसके बाद ये है कि एजुकेशनल सिस्टम, वो ध्यान रखेगी कि वो जो बच्चा है, वो किसी यूनिवर्सिटी या ये इधर-उधर का अगर स्टूडेंट है, तो उसको इस जॉब से कोई मसला तो नहीं होगा, वो ये जॉब अच्छे तरीके से करेगा, यानी कि वो हर चीज़ को ध्यान रखेगी। फिर वो उनके लिए इसके आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कितने ज़्यादा वेकेशंस आते हैं। जितनी अच्छी टॉप फर्म है ना, फर्गूसन, यानी कि मेरे एक फ्रेंड है, तो उसके फादर है फर्गूसन में। तो उनको आए दिन यानी कि हर 4 3 से 4 महीने बाद यूरोप ट्रिप्स ऑफ़र होती हैं, पूरी फुल फैमिली को। तुर्की की ट्रिप ऑफ़र हुई थी पहले उन्हें, फिर उसके बाद उन्हें यूरोप ट्रिप ऑफ़र हुई, फिर उनको उनको उम्रे की ट्रिप ऑफ़र हुई। ये 1 साल के अंदर हुई हैं। क्यों होती हैं? कि वो आपसे काम इतना ज़्यादा लेते हैं, आपका माइंड फुल टाइम प्रेशर में रहता है, ठीक है ना? तो फिर वो आपके माइंड को प्रेशर से निकालने के लिए ना आपको फ़ोर्स्ड लीव देते हैं 1-1 मंथ की, ठीक है ना? डेढ़-डेढ़ मंथ की, और उसके अंदर वो फिर आपको वेकेशन पे भेजते हैं फैमिली के साथ। कि जाइए आप एन्जॉय करें, ठीक है ना, लाइफ़ को, ताकि आपका वो जो स्ट्रेस है वो कम हो सके और आप दोबारा से ना रिफ्रेश होके जॉब पे आ सकें, ठीक है? समझ लग गई मेरी बात की?
इस पे से किसी को कोई चीज समझ ना आई हो। ठीक है। फिर आप पैटर्न चेंज करते हैं कि पार्ट टाइम अगर आपके पास वर्कर आ जाता है तो आप जो पुराने वर्कर्स हैं उनकी टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंज वगैरह करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आप हाई स्किल्स के अंदर भी कंपटीशन करते हैं कि आप अगर पहले से काम कर रहे थे, अब आपकी आपसे ज्यादा स्किल वाला एम्प्लॉय भी आ गया उनके पास, तो जाहिर सी बात है वो आपसे कंपटीशन करेगा, ठीक है ना। आपके काम को खाना स्टार्ट कर देगा वो, आप निकल भी सकते हैं, फिर आप भी कंपटीशन में आके अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर है कि ट्रेंड इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग। आउट सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है कि कंपनी के अंदर वाले एम्प्लॉय को प्रमोशन देना, आउटसोर्सिंग होता है कि बाहर से एम्प्लॉय को हायर कर लेना, ठीक है ना। कि आप ये भी सोचते हैं कि मैंने बाहर से एम्प्लॉय लाना है कि कंपनी वालों को ही हायर करना है। फिर आईटी ट्रेंड्स को भी आप फॉलो करते हैं। हाँ, क्या चीज़ है। फिर आप आईटी ट्रेंड्स का भी ध्यान रखते हैं कि यार टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर गया, मुझे उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक बंदा चाहिए, ठीक है ना। और आया उसे ये ना हो आप कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, तो वो ऐसा बंदा तो नहीं है ना कि जिसे कंप्यूटर तक नहीं ऑन करना आता जिसे मैं हायर कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर है जॉब एनालिसिस। अच्छा, ये किसी को समझ ना आई हो कि उनके क्या क्या प्लान्स होते हैं और क्या क्या नहीं होते। आपको आगे समझ, बाकी चले आपको भी आ गया, आपको भी आ गया फैज भाई। चले ठीक है, बेहतर हो गया। इस तरह दिया करें ना रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी। ठीक है जी। जॉब एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक मिनट में से हाईलाइट कर लूं, फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जॉब एनालिसिस देखें, जब मैं काम कर रहा था, ठीक है ना, मेरे से इतना ज्यादा काम नहीं संभाल, या इसकी एग्जांपल लेते हैं कम्युनिटी, यानी कि मैं कम्युनिटी का काम कर रहा था, मैं वेबसाइट्स पे टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ एलएमएस पे, ठीक है। उसके बाद मैं कम्युनिटी की मेंबरशिप पे काम कर रहा हूँ, मेंबरशिप का हर किसी का कार्ड, उसके नंबर्स हैंडल करना, रजिस्टर नंबर, ठीक है ना, उनका फिर सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, सारे काम मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये मेरे लिए हैंडलिंग मुश्किल हो रही है, ठीक है ना। मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि यार मुझे ना किसी को ना अपने साथ मिलाने की, अपने पास जॉब पे रखने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं जब ये मैंने ये चीज गौर की, हालांकि मैं आपको जॉब पे नहीं रख रहा, मैं तो आपको एज अ एक हिसाब का पार्टनर ऐड कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। आपको एक एज अ वर्कर नहीं, आपको एज अ मैनेजमेंट में लेके आ रहा हूँ मैं। तो अब क्या होगा कि अब मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे ना मेरे पास मेरे से इतना काम नहीं संभाला जा रहा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ यार, अपने साथ और भी लोगों को ऐड करता हूँ, उनको भी कहता हूँ मेरे साथ मिलके चलो, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, एनालाइज किया कि मेरे से काम नहीं संभाला जा रहा, ठीक है ना। क्या हुआ, मेरे से काम नहीं संभाला जा रहा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एनालाइज किया। ये क्या होती है, जॉब एनालिसिस। एचआर डिपार्टमेंट है, वो देखता है कि यार मेरी कंपनी में फलानी जगह पे फलाने एम्प्लॉय की जरूरत है, वहां काम रोज सफाई नहीं हो रही, ठीक है ना, या टाइम पे किसी को चाय नहीं मिल रही, तो पीएन की जरूरत है। वो इसे एनालाइज करेगा और वो फिर क्या करेगा, पीएन को हायर करेगा, ठीक है ना। तो ये जब जॉब एनालिसिस के अंदर ये होता है कि आप सिर्फ एनालाइज करते हैं कि जॉब के लिए सीट हमारी कंपनी में है कि नहीं है। समझ लग गई। और समझ लग गई, चलो ठीक है, ठीक है। ओके हो गया। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, अब आप ना थोड़ा सा देखते हैं कि यार मुझे ना चाहिए, हम जॉब एनालाइज कर लिया आपने, फिर आप क्या करेंगे, एक जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर वही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है, इसका स्कोप होता है राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी अब मैं आपको बताता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। फिर आप ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन कि आप लिखते हैं कि आपको काम में क्या क्या करना होगा, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने क्या क्या ड्यूटी है। जिस तरह स्वीपर था ना, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा कि उसके लिए मैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन जारी करूंगा, जिस तरह लिखा होता है कि इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, इतने घंटे काम करना है और ये काम करना है। तो वो फ्लेक्सिस पे आप लिखा देखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो बता रहा होता है कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उनकी, कि आपने इतने घंटे काम करना है और ये काम करना है। ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, कि जॉब के बारे में आपको बता रहे हैं कि आपने ये काम करना और ये नहीं करना, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, आपकी फॉर्मल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया जाता है। अब स्वीपर की फॉर्मल ड्यूटी क्या हो गया, मैं अगर उसके लिए उसको हायर करने के लिए उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, तो मैं ये लिखूंगा कि आपकी जो फॉर्मल ड्यूटी है ना, वो क्या कहते हैं, सफाई करना है, ठीक है ना। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस एरिया में आपको रखा जाए वहां, एवीपी मींस, एवीपी कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है,
AVP, every job description should also have position. AVP, VP तो वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं और AVP असिस्टेंट वाइस, हाँ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को कहेंगे, ठीक है ना, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को कहेंगे आई थिंक। VP तो कहते हैं उसको, वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं। ठीक है, समझ लग गई फैज भाई? ठीक है, हाँ। AVP मैं एक बार फिर भी एंड पे ना कंफर्म कर लूंगा, मेरे ख्याल में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को VP तो कंफर्म है ना, वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, वही वो बता रहा है कि कंपनी की हायरार्की के अंदर, वो ठीक है, या आप एक बार पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आगे आपको बता रहा था कि आप एक डिस्क्रिप्शन जारी करेंगे, ठीक है ना, कि जॉब होल्डर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी फॉर्मल ड्यूटीज क्या है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ही है ना, जी जी, मैंने कहा था वही मैं, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स के डिफरेंट मीन्स होते हैं। AVP का एक और भी मतलब होता है, ये गाड़ियों के अंदर भी एक टाइप आती है, ठीक है ना। और भी अब डिफरेंट चीजें डिफरेंट स्टैंड करती है, तो फिर उस हिसाब से बताना होता है, क्योंकि उससे तो VP को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना। और VP का कोई मतलब नहीं होता, तो बिजनेस के अंदर सर वाइस प्रिंसिपल बिजनेस तो में हो नहीं इनका सकता, यही वाइस प्रेसिडेंट। मतलब है। हाँ, बिजनेस में यही मतलब है, ठीक है, मैंने इसलिए भी कहा था। लेकिन वही है ना कि मैं चाहता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो, ठीक है ना, मेरी पूरी कोशिश होती है, इसलिए मैं जो चीज़ मुझे थोड़ी सी होती है कि मेरे जहन में होता है कि यार ये चीज़ नहीं ठीक भी गलत हो सकती है, तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि फिर मैं आपको थोड़ा सा और कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है ना। हम्म, हाँ, इसमें इतना शॉकिंग रिएक्शन देने वाली क्या बात थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारी कुछ फॉर्मल ड्यूटीज होती है, जिस तरह आप सफाई करने वाले का क्या काम है, उसने सफाई करनी है, ठीक है। उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होगी कि भाई जिस जिस जगह पे आपको रखा गया, आपने वहां कचरा नहीं होने देना। ये क्या हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन। समझ लग गई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कि ओवरऑल काम के बारे में एक रिटर्न लिख देना, वो आपकी क्या होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आ गया जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन, आपका उस काम में एक्सपीरियंस आपको कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। आया जो बंदा है उसको वो काम करना आता है। असल में इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए उस काम में, ठीक है ना। जिस तरह अब लिख मैं कहता हूँ कि मुझे एक बंदा चाहिए, टीचर चाहिए, जिसको जो सी इंटर होना चाहिए, ठीक है ना, होप सो, ठीक है ना। तो मैं उसे कहता हूँ कि वो CA इंटर होना चाहिए, ठीक है ना, CA इंटर पास होना चाहिए। अब आप CA, अब ये क्या है कि मैं पहले लिखता हूँ कि जी मुझे एक टीचर चाहिए, जिसका काम होगा कैप 4 की टीचिंग देना, यानी कि B लॉ की टीचिंग देना, ठीक है। ये क्या होगी, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बच्चों के पेपर पास कराने हैं, यहाँ तक क्या होगी जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या लिखता हूँ आगे मैं, कि मुझे CA इंटर वाला टीचर चाहिए, कि जिसका CA इंटर पास है, या जिसका कोई पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी मेरी स्पेसिफिकेशन, कि मुझे एक स्पेसिफाई पर्सन चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि उसका कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसका कुछ करेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, उसे चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये मेरे ना HR प्लान में इंक्लूड होगा कि मैंने जॉब के अंदर किस तरह के स्पेसिफिक पर्सन को रखना है, ठीक है ना। वो मेरी स्पेसिफिक, हाँ, ठीक कह रही हूँ आप मेरा, ये चीज़ें उसकी ना मैच करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके लिए मैं ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, या आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर आप क्लासिफाइड वाला पेज, वैसे आप कौन पढ़ता होगा न्यूज़पेपर, आप में से कोई पढ़ता न्यूज़पेपर? कोई भी नहीं पढ़ता यार न्यूज़पेपर, पढ़ा करें, उसके अंदर आती होती है चीज़ें। हाँ, डॉन का, ठीक है, ठीक है आगे।
हाँ, उसका डॉन का आता है, उसके बाद वो टाइम न्यू रोमन का आता है, उसके बाद एक और भी था, तो नहीं मेरे जेहन में वो नाम आगे पीछे हो रहा है उसका, ठीक है ना। हाँ, डॉन का अच्छा होता है, डॉन पाकिस्तान में आता है ना। डॉन डॉन के दो वेरिएंट है, एक पाकिस्तानी होता है, एक इंटरनेशनल बेस होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप वो पढ़े ना, अगर आप ये पाकिस्तानी अखबार पढ़े, क्लासिफाइड या जंग वगैरह, ठीक है ना, वो वैसे आजकल तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन वो अभी भी आते हैं, यानी कि ऑफिस वगैरह में हमारे भी घर आता है। तो क्लासिफाइड जो होता है ना, उसके अंदर एक पेज होता है जहाँ ना लिखा होगा, कभी आपका इत्तेफाक हो या आप परचेज करें ना, तो आप देखिएगा उसपे ना जॉब्स के लिए ना उन्होंने मांगी होती हैं चीजें, तो वहां उन्होंने लिखा होता है कि जॉब हमें किस टाइप का बंदा चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसको क्या क्या आता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या लिखता है, जॉब स्पेसिफिकेशंस लिख के भेजते हैं, ठीक है ना। ऊपर उसके जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए। हाँ, गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, और वरना वो कितने का पेपर है यार, 20 रुपए का पेपर है, समझ लग गई। जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, और जॉब स्पेसिफिकेशन के दरमियान ये अभी एनालाइज किया हमने कि हमारी जॉब के अंदर ये जगह है, और इसके लिए हमें किस टाइप का बंदा चाहिए और कहाँ से हमने हायर करना है। हाँ, एचआर के वेजेस ही रिवार्ड हो गए, और एचआर को क्या मिलना है, एचआर को हायर करने की वेज ही मिलनी है, उसको पैसे ही मिलने हैं, और उसे और वो क्या कर रहा है, अल्लाह के लिए तो नहीं ना करेगा, या उसको प्रमोशन तो नहीं ना मिल जाएगी इतनी जल्दी। उसका अब एचआर डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि उसने सिर्फ बंदे हायर करने हैं, और उसके पास कोई काम ही नहीं होता, ठीक है, समझ लग गई। अब जी, दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन। मेरे ख्याल है नीचे लिखे होंगे, हाँ, रिक्रूटमेंट लिखा है, सिलेक्शन लिखा है। ये अभी नहीं करेंगे, ये आपको मैं नीचे से समझाने के बाद ना ऊपर आऊंगा, बल्कि यहीं से मैं आपको ये वाला जितना भी है ना, ये वाला, ये यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। रिक्रूटमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, एग्री टू वैकेंसी टू बी फिल्ड, कि आप जिस तरह मैंने अगर अपना स्टोर खोला हुआ था, तो मुझे सबसे पहले जरूरत पेश आई, मैं उस पर राजी हो गया कि यार हाँ, मुझे जरूरत है ही है किसी को हायर करने की, ठीक है ना। चलो ठीक है, हाँ मैं आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि अब हाँ वैकेंसी मैंने देख लिया कि मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा, मुझे ना उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या माइंडसेट चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, मैं फिर वो देखूंगा, ठीक है ना, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। वही कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ठीक है ना, और क्या करूंगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सारा रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, फिर ना वो लोगों को, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से ना लोगों को लाऊंगा वैकेंसी के लिए। तो जहां तक लोग मेरे पास आ जाएंगे ना, ठीक है ना, मेरी वो रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन देख के, वहां तक रिक्रूटमेंट का जो काम होगा ना वो खत्म हो जाएगा। इतने प्रोसेस को क्या कहेंगे, कि अपनी कंपनी के अंदर जॉब को देखना, फिर मुझे किस किस्म की स्किल चाहिए वो भी देखना, और लोगों को फिर बाहर से अपनी लेके आना जॉब के अंदर, या अंदर से किसी को देखना, किसी एम्प्लॉय को, कि वो इस काबिल है कि उसे प्रमोट किया जाए उस जॉब के लिए। तो वो क्या होगा, वो मेरा क्या होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अभी यहाँ से मजीद पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखें कि अगर कोई क्या हुआ, कोई ना मेरे कंपनी में, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि एक्सटर्नली वैल्यूएबल एसेट और ये फला 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 पढ़ेंगे, सारा कुछ पता चल जाएगा, ये ऊपर आपको समझा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। अगर अभी भी पढ़ के किसी को कोई कन्फ्यूजन आती है, वो मेरे से दोबारा पूछे, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है।
वो ठीक है, जागते रहने का सबूत दिया करो, जागते रहने का सबूत। हाँ अभी तो कुछ बताया ही नहीं, अगेन 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 बताता हूँ मैं रिक्वायरमेंट का प्रोसेस, कोई मसला नहीं। ठीक है बताता हूँ मैं, दोबारा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये क्यूर रिक्वायरमेंट का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर आप क्या देखते हैं कि हाँ मेरी जॉब के अंदर एक जगह खाली हो गई है मेरे स्टोर के अंदर, या मुझे स्टोर के लिए ना कोई बंदा चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे मुझे किस टाइप का बंदा चाहिए, ठीक है, मुझे किस टाइप का बंदा चाहिए, ठीक है ना। फिर आप उस टाइप के बंदे को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार देते हैं, या कहीं से बंदे किसी बंदे को कह के किसी बंदे के थ्रू यानी कि बुलाते हैं अपनी जॉब के लिए, किसी आदमी को हायर करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है ना। तो जब वो आदमी आपके पास जॉब के लिए अप्लाई करने आ जाता है, जहां तक वो आपके पास आ जाता है, यहाँ तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। समझ लगी? ठीक है, मैंने अभी इन शॉर्ट आपको बता दिया। अब आप मजीद में अभी इसको ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह आप करेंगे, ठीक है। अब देखें रिक्वायरमेंट में क्या हुआ कि कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपका छोड़ गया, ठीक है ना। अब आपको ना एम्प्लॉय, उसी एम्प्लॉय की ना स्किल्स आपको ना क्या करना है कि, या इस तरह भी हो सकता है कि कोई जो पुराना है ना ये आपका एम्प्लॉय, उसकी स्किल सेट अब वीक हो चुका है, अब आप उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी जगह कोई और बंदा लाना चाह रहे हैं, या आपकी ना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करेगी, ठीक है ना, या तो आपको न्यू जॉब्स क्रिएट होगी आपकी यानी कि ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप फिर क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे वो, और फिर आप देखेंगे कि मुझे जॉब के अंदर ज़रूरत है, ठीक है ना, और मुझे कोई बंदे की ज़रूरत है, तो ये क्या क्या सारा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तीन तरह से हो सकती है, तीन तरह से आ सकती है, वही कि कोई एम्प्लॉय जो है छोड़ गया, ठीक है ना, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय को आपने निकाल दिया, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर गई और आपको जॉब की जरूरत पड़ गई, ठीक है, एम्प्लॉयज की सॉरी जरूरत पड़ेगी, आपको भी जॉब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये है रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। यू रिक्वायरमेंट स्टार्ट्स व्हेन जॉब वैकेंसी इज डिफाइंड, ठीक है ना, कि आपको पता चल गया कि आपकी जॉब की, आपकी कंपनी के अंदर जॉब की वैकेंसी है, तो ये क्या होगी, आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, ठीक है। इट इज द प्रोसेस टू ऑब्टेनिंग अ सप्लाई ऑफ सूटेबल पॉसिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि मुझे किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, ठीक है ना, मुझे क्या वैकेंसी है, मेरी कंपनी के अंदर कौन सी जगह खाली है जहाँ के लिए मुझे कैंडिडेट चाहिए, तो ये सारे प्रोसेस क्या होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। जॉब एनालिसिस, मैंने आपको बताया था ना ये क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि कहाँ जॉब खाली है और किस किस्म की जॉब खाली है, ठीक है ना। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जिसको आपने जॉब पे रखना है उसको क्या क्या काम करवाएंगे आप जॉब के अंदर, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर पर्सन स्पेसिफिकेशन, फिर आप ये भी देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक यानी कि वो जो आप बंदा हायर कर रहे हैं, वो काम उसका स्किल सेट क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन। अब फिर आप कोई स्पेसिफाई पर्सन चूज करेंगे ना, जो आपके माइंडसेट के साथ या आपके काम के साथ आप देखेंगे कि मैच कर रहा है, ठीक है। फिर आप आगे क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी, फिर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वही अखबारों में लगाएंगे ये दोनों चीज़ें लिख के, ठीक है ना। फिर आप, आपके पास वो अगला बंदा जॉब लेने आ जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेंट जो होगा वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देगा, ठीक है, यानी कि आप अपनी सीवी या रिज्यूमे लेके वो आपके पास तक आ गया। यहाँ तक क्या हो गया, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सारों को समझ आ गया, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो। दो बंदों को तो आ गया, बाकियों को, ठीक है, उनको भी आ गया, आपको, आपको भी आ गया। हाँ, सारों को समझ आ रही है ना, हमें हमें तो नहीं ना कह रहे। चलिए बेहतर हो गया। हाय, थक गया हूँ यार आज। अजानें भी होना स्टार्ट हो गई हैं, चले ये खत्म करूँ मैं बस,
इंटरनल रिक्वायरमेंट और फिर वो एक्सटर्नल बाद में स्टार्ट करेंगे, यानी कि बाद में, यानी कि नमाज के बाद। ठीक है, नमाज के फौरन बाद। मैं एक मिनट देख लूँ ट्रेनिंग। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट के बाद हमारा रह जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बस जॉब एंड सेटलमेंट, और वो मुझे पता है एम्प्लॉय रिटेंशन होगी। ठीक है, टर्नओवर क्यों आएगा। बस ठीक है, और घंटा लगना है इस चैप्टर को इंशाल्लाह। अभी आप लोग को थोड़ा सा लगवाते हैं दौड़, भगाते हैं आप लोग को, थोड़ा सा आपको होश आए। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि आप ना दो किस्म की जॉब कर सकते हैं। मैंने आपको कहा रिक्वायरमेंट दो किस्म की हो सकती है। आप जब जॉब एनालाइज करेंगे वो क्या कर सकते हैं, आप बाहर से किसी एम्प्लॉय को ला सकते हैं। ओ सॉरी, अंदर से इंटरनली, मैं उल्टा बोल गया। इंटरनली यानी कि आप अंदर से किसी एम्प्लॉय को ले सकते हैं, एक्सटर्नली यानी कि आप बाहर से ला सकते हैं। ये आप दोनों में से दोनों रख सकते हैं। आपको दो एम्प्लॉयज चाहिए, एक आप इंटरनली रख लेते हैं, एक आप बाहर से ले आते हैं। समझ लगी बात की। कि आप दो तीन किस्म के बंदे रख सकते हैं कंपनी में, कोई बाहर से ले आएंगे या कोई अंदर। अगर पहले वो एम्प्लॉय काम कर रहा था, आप देखते आपका मैनेजर छोड़ गया, आपने देखा कि यार इसके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, ये मैनेजर बन सकता है, तो आप उसे मैनेजर की पोस्ट पे लगा देते हैं। तो ये क्या कर लिया आपने, इंटरनली कर लिया। ठीक है ना। अब आपने देखा कि वो एम्प्लॉय की जगह पे भी तो आपको कोई बंदा रखना है ना, तो आप वो एम्प्लॉय की जगह पे जो रखना था वो बंदा बाहर से ले आए। तो ये क्या हो गया, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ कर लिया आपने। ठीक है ना। लेकिन आप उसकी जगह पे कोई बंदा नहीं रखते, सिर्फ उसे मैनेजर लगा देते हैं, तो वो क्या होगी, इंटरनली होगी। लेकिन आप उस बंदे को प्रमोट नहीं करते, आप बाहर से कोई बंदा ले आते हैं, तो वो एक्सटर्नली होगी। समझ लग गई इंटरनल एक्सटर्नल क्या होती है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। अजान होने वाली है, वैसे भी 9 मिनट रहते हैं कॉल को, ये कॉल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल, और उसके बाद हम सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। मुझे मेरा ख्याल है आप लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। एक एम्प्लॉय को अंदर से रखना और एक बाहर से लेके आना, ये क्या होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है ना। ठीक है। किसी का ऊपर से किसी चीज को लेकर सवाल तब तक पूछे जल्दी कर। किसी का भी नहीं है, यानी कि सारा ऊपर से समझ आ गया, फिर मैं पूछना स्टार्ट कर दूं। अच्छा, ओ, ईद का चांद भी निकल आया, हाफिज भाई भी आ गए हैं क्लास में। जॉब एनालिसिस हाफिज भाई, ये देखना कि आपकी कंपनी के अंदर आपके जॉब की ज़रूरत है, या आपके कंपनी के अंदर यानी कि आपको बंदे की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है ना। तो आपने एनालाइज किया, आपने देखा कि कंपनी के अंदर जॉब की ज़रूरत बन रही है, तो इसे कहेंगे जॉब एनालाइज। ठीक है, समझ लग गया। सिर्फ देखना कि हाँ कंपनी के अंदर आया आया एम्प्लॉय चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए, ये आपका जॉब एनालिसिस होगा। एनालाइज करना, सिंपल जॉब, नौकरी एनालाइज देखना, यानी कि जॉब को देखना कि मेरी कंपनी में कोई जॉब की जरूरत है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ करते सर हैं इंटरव्यू। हाँ हाँ, ओवरव्यू दे दें थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का भी। देर से आयो ना, देर से आयो ना, टाइम से आया करो, टाइम से आया करो भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम से आया करो। अब मैं चाहता नहीं, चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा से, कोई बात नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन, ये चीज देखना कि आया किस किस्म की नौकरी है। यानी कि अगर आपने कोई स्वीपर हाई करना है, ठीक है ना, तो आप उसे ये बताएंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि तेरा काम है सफाई करना। ठीक है ना, तेरा काम है सफाई करना। ठीक है ना। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ये लिखेंगे आप। ठीक है ना, आपको किस किस्म का बंदा चाहिए, क्या करने के लिए चाहिए, स्पेसिफिकेशन उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप कि जी जॉब इस चीज की है कि सफाई करने की जॉब है। ठीक है ना। और इसके अंदर आप लिखेंगे कि उस बंदे ने क्या काम करना होगा, जो उसने सफाई करनी होगी। ठीक है ना, ये क्या होगी, उसकी जॉब होगी।
इसके अंदर फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जॉब क्या होगी उसकी सफाई करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये होगी कि उसने वहां गंद नहीं पड़ने देना, ठीक है। तो ये क्या होगी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। अब जॉब स्पेसिफिकेशन, कि आया वो बंदे के अंदर वो काम करने की स्किल है भी कि नहीं, यानी कि स्पेसिफाई करना उस बंदे को कि उसके अंदर स्किल है, वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो झाड़ू मार सकता है कि नहीं मार सकता, या वो सफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर अकाउंटेंट हायर कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपको बड़ी हंसी आ रही है, मैं आपको नहीं हायर करना झाड़ू मारने के लिए, टेंशन ना ले। ठीक है, छोड़ दे, अभी मेरे पास अजान नहीं स्टार्ट हुई, आप जा सकते हैं। ठीक है हाफिज भाई, समझ लग गया डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन? चलो बेहतर हो गया, चले ठीक है, अजान शुरू हो गया मेरे पास भी, ओके करें, अजान के बाद मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।
यार मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ के वापस भी आ गया हूँ। इनकी अभी तक नमाज ही नहीं पढ़ी थी किसी की। पता नहीं नमाज पढ़ने गए हैं कि तरावियां पढ़ने गए हैं। यार अब ये लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे। कल से क्लास नहीं किया करनी। पढ़ना होता पढ़े। मैसेज करो यार ग्रुप में। क्या आएगा? बिस्किट खाएंगे आप? ले एक मैं बिस्किट के सुला मारा ऊपर से वो। चले आपकी अपनी मर्जी। किधर रह गए यार? आ जाओ यार, स्टार्ट करें। टाइम नहीं है। 6:15 का मतलब 6:15 होता है। सुबह मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ ले लें। आए मैं आपको दे देता हूँ, पकड़ लेंगे ले। मैं बड़ा तेज हूँ, मुझे पता है। मैं नहीं इस तरह आप नहीं ले सकते, इसलिए सुलह मारी। अगर असल में देना पड़ जाए तो मैं आप क्यों सुलह मरवाएं अभी?
मैं भी अपना एक आधे बिस्किट का नुकसान करूँ। बिजनेसमैन को प्रॉफिट और लॉस देख के चलना चाहिए ना। हाँ मिस वेरा, आप बिस्किट खाएंगे? फैज भाई आप बिस्किट खाएंगे? फैज भाई बिस्किट खाएंगे? यार ये कहाँ है? मरियम नफल पढ़ने गई है। वो सच याद आया, मैं तो रिकॉर्डिंग पे